नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर का पार्ट 2। एक पार्ट इसका डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले आपके जीएफटी टेट, एलटी टेट, एलटी कमीशन, पीजीटी हिंदी एंड हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से क्लर्क के एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। टीजीटी आर्ट्स के टीजीटी कमीशन होगा उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे और आज 25 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप न करें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके पास है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती, जब आप उच्चारण करते तो कंपन बिल्कुल भी नहीं होती है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन वो क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा सघोष। जब आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो उसमें आपको कंपन बिल्कुल भी फील नहीं होगी और उसका तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होगा वो आपका सुघोष होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एलटी कमीशन, टीजीटी कमीशन और पीजीटी हिंदी और जीपीटी टेट में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देख के स्किप न करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग करने मिस हो गई है, यहाँ पे होगा कम। कम हवा निकले। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा अल्प प्राण। इसका जो पहला और तीसरा और जो पांचवा व्यंजन होगा वो आपका अल्प प्राण होगा। तो इसकी डेफिनेशन भी आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से हवा कम निकले उसे आप क्या कहते हैं? अल्पप्राण। उसका पहला, तीसरा और जो पांचवा व्यंजन होगा वो अल्पप्राण होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? चार ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जब आप मुख से उच्चारण करेंगे तो उससे हवा ज्यादा निकलेगी, हर वर्ग का दूसरा और जो चौथा व्यंजन होगा वो क्या कहलाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो उसका होगा महाप्राण। अल्प प्राण में हवा कम निकलती है और महाप्राण में हवा ज्यादा निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा महाप्राण। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए बनेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। इस चैनल के माध्यम से आपको वीकली एचपी करंट अफेयर, वीकली गिरिराज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो इस चैनल के माध्यम से डिस्कस किए जा रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है, चार ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। अनुनासिक का संबंध किससे है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। जल्दी से बताएं। तो इसका होगा नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का संबंध होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जल्दी से बताएं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जो वर्ग के आपके पंचम अक्षर होंगे वो आपके अनुनासिक व्यंजन होंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो या दो से अधिक वर्णों के समीप आने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं?
दो या दो से अधिक वर्णों के समीप आने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। डेफिनेशन भी आप याद रखें, कई बार एग्जाम में आपसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। दो या दो से अधिक वर्णों के समीप आने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संधि। डेफिनेशन आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। दो या दो से अधिक वर्णों के समीप आने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा संधि। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। चार ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा तीन। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि संधि के कौन कौन से भेद होते हैं, तो वो होते हैं आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड दीर्घ संधि। ये आपके संधि के भेद हैं, तो तीन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। चार ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पांच। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि स्वर संधि के कौन कौन से भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि एंड आदि संधि, आपके स्वर संधि के पांच भेद है। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजन के बाद स्वर व व्यंजन आने से जो विकार जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। जब व्यंजन के बाद स्वर आ जाए तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। व्यंजन के बाद स्वर व व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा व्यंजन संधि। जब व्यंजन के बाद स्वर आ जाए तो जो उसमें जो परिवर्तन होगा उसे आप संधि कहते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उस विसर्ग में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आपने क्वेश्चन में देख लिया होगा कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णों के सार्थक समूह को डैश कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को डैश कहते हैं। चार ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। 25 क्वेश्चन पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, 25 क्वेश्चन आपसे आज डिस्कस करेंगे। और जितने भी आपके आगे समास, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो इस चैनल के माध्यम से डिस्कस किए जा रहे हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। चार ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तीन। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन कौन से व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, तो रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़ आपके शब्द के भेद है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इसे भी आप याद रखें। तो इसके तीन भेद हैं। एग्जाम में पूछे जाए कि कौन कौन से, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में उपसर्ग की कितनी संख्या है। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। हिंदी में जो उपसर्ग है उनकी संख्या कितनी है।
जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। हिंदी में उपसर्गों की कितनी संख्या है? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा 13। हिंदी में जो उपसर्ग है उनकी संख्या कितनी है? 13। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। जब उपसर्ग पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, तो उसका जो प्रयोग होता है वो शब्द के आरंभ में होता है, शब्द के मध्य में होता है, शब्द के अंत में होता है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा शब्द के आरंभ में आपके उपसर्ग का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम आया कि अतिरिक्त, तो इसमें आपको देखना कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो ये जो अति है, ये आपका अति शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो उपसर्ग के आरंभ में हो, तो इसका राइट आंसर होगा शब्द के आरंभ में। तो ऐसे पहचान की जाती है जो उपसर्ग अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो अति, अतिरिक्त, तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। पहले मैंने आपसे बात की उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उसका प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में। अब बात हो रही है प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का होगा आरंभ में और प्रत्यय का यूज होगा शब्द के अंत में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? देखते हैं आप कितनी डेफिनेशन को भी अच्छे से याद रख रहे हैं। अगर आपको जेएफटी टेट, एलटी कमीशन, पीजीटी हिंदी और हिमाचल प्रदेश के जितने भी आपके क्लर्क एग्जाम होते हैं, अगर वो पास करना, तो आपकी जो बेसिक ग्रामर होगा उसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। तो इसका होगा समास। दो अथवा दो से अधिक, डेफिनेशन को भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को कहते हैं समास। तो कई बार आपसे एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे समास कहते हैं। कौन सा समास है ये? जिस समास का पहला पद पूर्व पद अथवा अव्यय तथा प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अव्ययभावी समास। अगर आपको एग्जाम में अव्ययभावी समास की पहचान करनी हो, तो उनके शब्द में आरंभ में अनु, आ, प्रति, भर, यथा एंड भरपेट, ये इनकी पहचान है। अनु, आ, यथा, प्रति, भरपेट। सपोज करें अनुरूप, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अनुरूप इसमें कौन सा समास है, तो इसमें होगा आपका अनु आ गया स्टार्टिंग में, तो ये आपका अव्ययभावी समास होगा। तो इसकी पहचान ऐसे की जाती है। मैंने आपको रूल भी बता दिए। अनु, आ, भरपेट, यथा, भरपेट, यथा, यावत, तो ऐसे ये इसकी पहचान है, तो इसे भी आप याद रखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस संसद पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में समास उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो डैश कहलाता है। डेफिनेशन को भी आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जिस संसद पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो डैश कहलाता है। चार ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। जल्दी से बताएं। तो इसका होगा कर्मधारय समास। इस पद में उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद उत्तर पद में उपमेय उपमान का विशेषण विशेष्य संबंध होगा, उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस संसद पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वो कौन सा समास कहलाता है? जिस संसद पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा
वो कौन सा समास होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा द्विगु समास। अगर इसकी एग्जाम में पहचान करनी हो तो त्रिफला, इसमें संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो त्रिफला, तो तीन फलों का जो समूह होता है वो इसमें संख्यावाचक का यूज हो रहा है। तो द्विगु समास में जो संख्यावाचक होंगे उसमें आपकी पहचान की जाएगी त्रिफला, तो त्रिफला में द्विगु समास होगा। तो जिस संसद पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वो कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस संसद पद के दोनों पद प्रधान हो विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो वे कहलाता है। तो यहाँ से आपके रूल्स भी मैंने आपको बता दिए। जिस संसद पद के दोनों पद प्रधान हो विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो वे कौन सा समास कहलाता है? चार ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका होगा द्वंद्व समास। इसमें और एवं तथा अथवा लगता है, इस समास में द्वंद्व समास हो। जैसे माता पिता, ये इसके रूल्स हैं एग्जाम्पल। अगर इस तरह का आपका ये योजक चिन्ह लगा हो बीच में तो वो द्वंद्व समास होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास में बाद का पद उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे समास कौन सा समास कहते हैं? चार ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। जिस समास में बाद का पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे कौन सा समास कहते हैं? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। जल्दी से बताएं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह है वो विलुप्त हो जाता है वो कौन सा समास कहलाता है? जिस समास में बाद का पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है, कौन सा समास कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तत्पुरुष समास में भी इसके 6 भेद होते हैं, उसे भी आप याद रखें। तो आप मुझे ये बताएं कि तत्पुरुष समास में कौन कौन से 6 भेद होते हैं, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने कर्ता न कर्म को कर्ण से के द्वारा पढ़ा होगा तो वो इसके 6 भेद होते हैं, इसे भी आप याद रखें। इसमें विभक्ति चिन्ह लगते हैं तत्पुरुष समास में, तो उसके 6 भागों में बांटा जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस संसद पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे डैश कहते हैं। जिस संसद पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं? चार ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। तो ये होगा आपका बहुब्रीहि समास। हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो इसे भी आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को डैश कहते हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को डैश कहते हैं। चार ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को डैश कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा शब्द। एक या एक से अधिक अक्षरों से जो बनी हुई है स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पत्ति अथवा स्रोत अथवा इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। जल्दी से बताएं। उत्पत्ति अथवा स्रोत अथवा इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो वो आपके 5। अगर एग्जाम में पूछे जाए कि कौन कौन से, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पहला आ गया आपका तत्सम, तत्भव, उसके बाद देशज, विदेशी एंड संकर। आपको एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत्भव शब्द कौन से होते हैं, देशी शब्द कौन से होते हैं, विदेशी शब्द कौन से होते हैं,
संकर शब्द कौन से होते हैं। जो तत्सम शब्द होते हैं वो तत्स जब सम से मिलकर शब्दों से बने, वो पहले आपके संस्कृत के समान थे। वो उनका जो प्रयोग होता था वो हिंदी में, अनेक शब्द ऐसे थे वो जिनका प्रयोग पहले संस्कृत में किया जाता तो वो सीधे हिंदी में आए हैं, तो उसे भी आप तत्सम शब्द बोल सकते हैं। तो इसके कितने भेद बताए मैंने आपको? 5। उत्पत्ति अथवा स्रोत अथवा इतिहास के आधार पर शब्द कितने भेद हैं? 5। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टेट में तो आपको, जेपीटी टेट और एलटी टेट में तो पूछे ही जा सकते हैं, और जो आपके पीजीटी हिंदी होंगे उसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रूप प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? आपको एग्जाम में इस तरह से भी कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि रूप अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। जल्दी से बताएं, रूप अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? जल्दी से बताएं, रूप अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। रूप अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो वो आपके 2। कौन कौन से, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। विकारी शब्द और अभिकारी शब्द, इसे भी आप याद रखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रूप प्रयोग व्याकरणिक के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। आपको एग्जाम में इस तरह से भी कंफ्यूज करेंगे, रूप प्रयोग व्याकरणिक के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो वो भी आपके 2 ही भेद हैं, मैंने विकारी और अभिकारी आपको बताया भी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? जल्दी से बताएं। तो वो आपके 4। कौन कौन से, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द जिसे आप परायवाची भी बोल सकते हैं, उसके बाद आता है आपका विलोम शब्द। तो ये आपके अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4। तो आज हमने 25 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, 25 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर दिए। आशा करता हूँ कि जितने भी आपके हिंदी ग्रामर क्वेश्चन करवाए गए आने वाले हिमाचल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज आपके 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और आप 50 क्वेश्चन हम और लेके आएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पिछले कल हमने जितने भी आपके मार्च मंथ के महत्वपूर्ण जो दिवस थे वो आपसे डिस्कस किए थे, तो आज डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ में जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आप मुझे ये बताएं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट बात करें, अंबेडकर जयंती कब बनाई जाती है? अंबेडकर जयंती कब बनाई जाती है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। ये बनाई जाती है आपके 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। तो ये आपका 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो ये जितने भी आपके डे से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 अप्रैल को। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ये जितने भी आपके 50 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं
अगर इसका ऑनलाइन टेस्ट देना हो तो ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।